नमस्कार दोस्तों, आप सबका केजीएस के इस स्पेशल सेशन में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं अजय अनुराग और आज मैं आपसे मिल रहा हूं एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए। आप सब लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के नए बैच के लिए, तो आज इसके अनाउंसमेंट के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। हिंदी साहित्य का नया बैच, नया सत्र शुरू होने वाला है और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के लिए एक टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है। ये कब से हो रहा है और आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, हिंदी साहित्य के बारे में आपका नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में कैसा है, इन सब बातों पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा आज के सेशन में और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य एक बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है। और मैं अक्सर देखता भी रहता हूं कि आप सब लोग लिखते भी रहते हैं हिंदी साहित्य का बैच कब शुरू होगा, अलग अलग। मैं तो यूट्यूब पे ज्यादा नहीं आता, क्लास में रहता हूं, यूट्यूब पे आपसे कम मुलाकात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बेखबर हूं। आलोक श्रीवास्तव जी का एक शेर है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ बहुत हूं मगर बेखबर नहीं। तो मैं मसरूफ तो रहता हूं लेकिन ऐसा नहीं कि बेखबर हूं। मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूं। आप सब लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर हिंदी साहित्य का बैच कब शुरू होगा। तो अब वो वक्त आ गया है हिंदी साहित्य के नए बैच के अनाउंसमेंट का घोषणा करने की, और आज के इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो दो तीन बातें मैं पहले कह दूं आपको। एक तो ये कि आप सब लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा देकर फ्री हो गए होंगे और आपने अपने उत्तर भी मिलाने शुरू कर दिए होंगे, अपने आंसर्स मिलाने शुरू कर दिए होंगे और आपको एक उम्मीद भी बनने लगी होगी कि आप कहां हैं, एक स्थिति आपकी पता चलने लगी होगी। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा और वो ये कि अभी का जो समय है, ये जो मई जून से शुरू होता है जनवरी फरवरी तक, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का ये जो समय है, ये सही मायने में मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय है। क्योंकि इस समय आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है जब आप मुख्य परीक्षा के लिए जीएस, अपने वैकल्पिक विषय, निबंध और अगर किन्हीं को जरूरत है तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश को तैयार कर लेते हैं। क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के बाद 2-2.5 महीने का मौका मिलता है। इस बार भी बमुश्किल 2.5 महीने का मौका है। इस टाइम पीरियड में अगर आप चाहेंगे कि मैं ऑप्शनल पढ़ लूं तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी आपकी होगी। इस उस 2-2.5 महीने में आप बिल्कुल अपना वैकल्पिक विषय तैयार नहीं कर सकते, चाहे कोई भी वैकल्पिक विषय आप रख लें। वैकल्पिक विषय के लिए मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 महीने आपको देने की जरूरत पड़ती है। और ये बात भी जाहिर है, आप सब जानते हैं कि वैकल्पिक विषय इस परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। वैकल्पिक विषय आपको आपकी सफलता का आधार प्रदान करता है। जीएस में अमूमन एक एवरेज मार्क्स आते हैं, चाहे आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो या कम। लेकिन वैकल्पिक विषय का नेचर, वैकल्पिक विषय के प्रति आपकी अभिरुचि, वैकल्पिक विषय में प्रश्नों की थोड़ी टॉपिक की निश्चितता कि कहां से प्रश्न आते हैं और आ भी जाते हैं। मैं मानता हूं कि लगभग सभी वैकल्पिक विषयों में यह सुविधा है कि आप थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि कहां से प्रश्न आने की संभावना है। वैसे हिंदी साहित्य पर मैं आज बात करूंगा, उसमें तो पहले से तय है कि सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहां से आएंगे और संभवतः यही वजह है कि लोग हिंदी साहित्य रखते भी हैं। ये इस वैकल्पिक विषय में इसका लाभ आपको मिल जाता है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप
इस दौरान, इस मई जून से लेकर जनवरी फरवरी तक अपने वैकल्पिक विषय और जीएस को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर तरीके से तैयार करें, ये वही समय है। और इसलिए यदि आपकी परीक्षा प्रीलिम्स की अच्छी गई हो या मान लीजिए बुरी गई हो, अच्छा आपने परफॉर्म नहीं किया हो और आपकी संभावना कम हो, तो भी मैं कहूंगा कि आपके लिए तैयारी का सबसे बेहतर समय मुख्य परीक्षा की तैयारी का यही है, बशर्ते आप इस परीक्षा के लिए एक पूरी कंप्लीट रणनीति आपने बना रखी है। क्योंकि अमूमन मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग प्रीलिम्स को टारगेट करके तैयारी करते हैं, कुछ लोग मुख्य परीक्षा को टारगेट करके तैयारी करते हैं। एक पूरा, एक जिसे हम कहते हैं एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच एग्जाम को लेकर बहुत कम अभ्यर्थियों में देखने को मिलता है। वो अलग अलग सेपरेटली वो टारगेट बनाते हैं और ये बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स पास करने के बाद लोग आते हैं और कहते हैं कि सर 2.5 महीना है, वैकल्पिक विषय तैयार करना है, कैसे होगा सर, हिंदी साहित्य बहुत आसान है, सरल है, सहज है, कैसे हो जाएगा। तो मैं कह दूं साफ साफ कि प्रीलिम्स पास करने के बाद यदि आप वैकल्पिक विषय की तैयारी में आते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कोई भी ऐसे मतलब एक गलत आश्वासन मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, ये आश्वासन मैं दे सकता हूं कि हिंदी साहित्य आपका बेड़ा पार करा सकता है, हिंदी साहित्य आपको अच्छा स्कोर दे सकता है। इसकी तो मैं बिल्कुल आपको तसल्ली दे सकता हूं, आपको आश्वासन दे सकता हूं। अपने पिछले वर्षों के अध्यापन के अनुभव से मैं जानता हूं कि आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय रखते हैं तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन बहुत कम टाइम में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने पूरे यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा की पूरी एक रणनीति आपके पास है, तो ये सही टाइम है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का। एक दूसरा मुद्दा है कि वैकल्पिक विषय के बारे में कैसे हम सोचें, इसका चयन कैसे करें, ये अमूमन सभी अभ्यर्थियों का एक बड़ा कंफ्यूजन सा होता है। क्योंकि जब आप चयन करने वाले इस कंडीशन में होते हैं तो आपके सामने सारे वैकल्पिक विषय आपको किसी ना किसी रूप में अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। कई बार आप किसी के बारे में निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर अचानक किसी का सुझाव, किसी की सलाह, और फिर आप बदल जाते हैं। फिर वैकल्पिक विषय चयन करने को लेकर यह भी उलझन है कि यहां आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आप सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा में किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आप कोई भी विषय रख सकते हैं। हिंदी साहित्य में तो ऐसा अक्सर होता है। तो एक ये जो इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं, ये विकल्प हमारे अंदर कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं, द्वंद्व की स्थिति पैदा करते हैं, और फिर हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा विषय रखा जाए। तो मैं आपको इस बारे में भी कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी माध्यम में अगर देखा जाए, तो अगर आप हिंदी माध्यम को अगर आप देखें तो हिंदी माध्यम में जो चुनिंदा विषय हैं, आप सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और मैं ये भी यहां कह दूं कि कोई विषय अच्छा या बुरा नहीं होता, कि मैं कहूं कि कोई विषय अच्छा है या बुरा है। लेकिन अमूमन हिंदी में जो विषय चुने जाते हैं वो इतिहास है ना, या फिर भूगोल है, या फिर पीएसआईआर है ना, पीएसआईआर है, दर्शन शास्त्र है, फिर समाज शास्त्र भी है। तो यही वो विषय है, समाज शास्त्र भी है, और अपने यहां ये सब अवेलेबल भी है। और एक विषय आपके सामने हिंदी साहित्य भी है, बल्कि मैं कहूं तो हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि मैथिली भी है। मैथिली साहित्य भी आजकल बड़ा पॉपुलर है, मैथिली भी है। तो ऐसे कई सारे विषय हिंदी माध्यम में है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिंदी माध्यम में पॉपुलर विषय है वो यही है। और इसमें भी मैं कहूं, वैसे मेरा ये विषय है हिंदी साहित्य, इसलिए आप कहेंगे कि सर अपने विषय की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर आप इंटरव्यू देखते हो प्रीवियस ईयर्स के सफल छात्रों के,
या यूपीएससी की जो रिपोर्ट है उसे आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि हिंदी साहित्य का हिंदी माध्यम में रिजल्ट अच्छा रहा है। हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य के रिजल्ट की दो वजह, हिंदी साहित्य की लोकप्रियता की दो वजह है खासकर। एक तो इसकी जो इसमें एक इस विषय में एक निरंतरता है, एक निरंतरता दिखाई देती है। निरंतरता इसलिए कि हर साल प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे जैसे कि अलग अलग वर्षों में कोई विषय उठता है गिरता है, लेकिन हिंदी साहित्य को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष इसका 10 से 11% की सफलता दर है। अगर मैं आपको यूपीएससी के आंकड़ों के हिसाब से कहूं, 2021 का जो आंकड़ा है, 73वीं रिपोर्ट प्रकाशित है, आप भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। 10 से 12% की इसकी सफलता दर है, यानी कि अगर 100 लोग हिंदी साहित्य लेकर मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं तो 10 से 11 लोग उसमें सफल होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि हिंदी साहित्य अब तक हिंदी माध्यम में जिन लोगों ने उच्च रैंक हासिल किए हैं, हाईएस्ट रैंक हासिल किए हैं, या हर साल, वैसे तो हिंदी माध्यम में रिजल्ट कई वर्षों से खराब ही चल रहा है, सीसेट के लागू होने की वजह से हम सब जानते हैं, मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हिंदी माध्यम में जिन लोगों ने रिजल्ट दिए हैं उनमें ज्यादातर लोगों का जो खासकर हाईएस्ट रैंक हासिल किया है उनका विषय आपको हिंदी साहित्य मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य ने हर साल विषम परिस्थितियों में भी, बुरे हाल में भी, हिंदी साहित्य ने हमेशा 250 से लेकर 300 अंक हिंदी साहित्य ने दिए हैं। इस विषय का नेचर ऐसा है, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ना केवल हिंदी साहित्य बल्कि यूपीएससी में लिटरेचर के जितने भी विषय लगे हुए हैं, चाहे वो मैथिली हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, लिटरेचर का नेचर ऐसा है कि ये आपको हमेशा अच्छा अंक देता रहा है, ये आपको हमेशा अच्छा अंक देता है। इसमें एक चीज की सुविधा जरूर है कि आप थोड़ी अच्छी, थोड़ी कमजोर, थोड़ी तैयारी का लेवल जैसा भी रहे, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। आप एकदम इस विषय में रखने के बाद एकदम गिरावट आ जाए मार्क्स में कि अचानक आपको 100 नंबर मिल जाए, 150 नंबर मिल जाए 500 में, ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है। इस विषय का नेचर ऐसा है, कोई अपडेट नहीं है, लगातार प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस का। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आप 220, 30, 50 बुरे हाल में भी ला सकते हैं, 220, 30 तो आप अंक ला ही सकते हैं। बल्कि मैं आपको यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप मेरी क्लास ना ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग की क्लासेस ना ज्वाइन करें, तो भी आप हिंदी साहित्य में 220, 230 अंक ला सकते हैं। केवल सिलेबस को ठीक से पढ़ लिया, किसी नोट्स को पढ़ लिया, तो भी आपको अंक मिल सकते हैं। लेकिन सवाल है अच्छे अंक लाने का। यूपीएससी में जहां एक एक, दो दो, चार चार अंकों से पूरा रैंक बदल जाता है, सफलता आपकी चेंज हो जाती है, इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि फिर क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है। और फिर एक वजह और भी है कि ज्यादातर लोग यूपीएससी में हिंदी साहित्य रखने वाले ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का नहीं है, वो दूसरे विषय, एकेडमिक बैकग्राउंड उनका दूसरा है, लेकिन यूपीएससी में चूंकि हिंदी साहित्य स्कोरिंग है इसलिए वो हिंदी साहित्य रखते हैं। तो थोड़ा उनके लिए ये होता है कि हिंदी को एक बार क्लास में जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। नोट्स पढ़ने के बाद कई ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी और आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है और वो क्या है, तो थोड़ी क्लास की आवश्यकता वहां पड़ जाती है। तो एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि हिंदी साहित्य में एक हर वर्ष निरंतरता है और अंक प्राय इसमें मिल जाते हैं, इसलिए हिंदी साहित्य लोकप्रिय रहा है। आप सबको पता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर अभ्यर्थी जब हिंदी माध्यम में विषय के चयन पर विचार करते हैं तो वो हिंदी साहित्य के बारे में एक बार जरूर विचार करते हैं। और इसकी वजह यह भी है कि अगर आप देखें तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, उसको अभी आप देखें, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपका ध्यान थोड़ा आकृष्ट करूं जीएस की तरफ। जीएस कितने मार्क्स का है? 1000 मार्क्स का है।
लेकिन इसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो 300 से 350 अंकों का रहता है। 1000 मार्क्स में आपको मार्क्स आते हैं 300 से 350, अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और खासकर अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी साहित्य की बात अगर मैं करूं, तो हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो आपको 500 अंकों में आपको 300 प्लस अंक दिला सकता है, और लोगों के आते रहे हैं, जो सफल छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, उनको 500 अंक इसमें मिल जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि कहां 1000 मार्क्स और कहां 500 मार्क्स, और उसमें मैक्सिमम अंक आपको ऑप्शनल में इसमें मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब आप वैकल्पिक विषय चुने तो उसके महत्व को भी आप नजरअंदाज ना करें, उसके महत्व को भी देखें, और आप तब निर्णय करें कि कौन सा विषय रखना चाहिए। दूसरी बात कि हिंदी साहित्य की कुछ और अगर मैं थोड़ी तारीफ करूं, थोड़ी विशेषताएं बताऊं, अगर कि हिंदी साहित्य ही क्यों, अगर मैं ऐसे कह के कहूं, तो आपको थोड़ा मैं कहना चाहूंगा हिंदी साहित्य ही क्यों, तो दो तीन बातें और मैं कहना चाहूंगा। और जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं या करूंगा अभी, तो उसमें ऐसा मत सोचिएगा कि मैं केवल इसकी तारीफ के लिए कर रहा हूं, हिंदी साहित्य की तारीफ में और अपने वैकल्पिक विषय की तारीफ में, बल्कि ये बड़ा फैक्चुअल एविडेंस है, फैक्ट है कि इसमें ये सुविधाएं थोड़ी मिल जाती हैं और इसका लाभ हमें मिल जाता है। देखिए, कुछ 4-5 चीजों पे गौर करेंगे तो आपको ये विषय आपको समझ में आएगा और इसके प्रति आपका रुझान बन सकता है। एक तो वैकल्पिक विषय के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके लिए सारे विषय नए हैं यहां आकर, क्योंकि एकेडमिक में पढ़ना और यूपीएससी के लिए पढ़ना अलग अलग है। एकेडमिक में बहुत सारे अलग अलग मामले होते हैं, यहाँ आपको लिखने का तरीका होता है, वहां आप बहुत सारे जो आपके विषय के थिंकर्स हैं, विचारक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके विचारों को कोट करना पड़ता है। लेकिन यूपीएससी में आपको अपने विचार लिखने पड़ते हैं, यहाँ किसी को कोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ का अप्रोच अलग होता है। हिंदी साहित्य में दो चार जो लाभ हैं उनके तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करूं आपका, तो एक तो यह है कि इस विषय से आपका एक पूर्व परिचय है। मैं अगर इसके बारे में आपसे कहूं तो आपको इसको आप स्वीकार करेंगे कि आप 10th में या 12th क्लास में सब ने लोगों ने हिंदी को पढ़ा है, और हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी रचनाकार हैं, अगर मैं दो चार के नाम गिनाऊं तो कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, पंत प्रसाद निराला, या फिर प्रेमचंद, ऐसे जितने भी लोग हैं, कवि नागार्जुन हैं, मैत्रेयी गुप्त हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये जो लोग हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इन लोगों से आपका पहले से परिचित है, पहले से आप जानते हैं, आपने नाम भी सुन रखा है और कुछ ना कुछ रचनाएं जरूर पढ़ी होंगी। बल्कि जब भी हम हिंदी को याद करते हैं तो हमारी जबान पे कबीर, सूर, तुलसी ही याद आते हैं। सारिका लिख रही है कि सर कमेंट भी देखें। सारिका, मैं देख रहा हूं कमेंट, आपने लिखा है कुछ कि बैच कब शुरू होगा, तो बैच के अनाउंसमेंट मैं अभी करूंगा। एक बार और आप अपने सवाल लिख दीजिएगा जो आप जो आप पूछना चाहते हैं। सुनील वर्मा, हिंदी लिटरेचर बैच मुझे ज्वाइन करना है, ओके वेलकम। मैं अभी बताऊंगा क्लास कब से शुरू होगी, तो आप अपने सवाल रखिए, मैं देख लेता हूं, थोड़ा विषय के बारे में कुछ बता दूं, आपके सवाल भी मैं बीच बीच में देख लूंगा। सारिका, आप एक बार फिर से मुझे अपना सवाल भेज दें। तो एक तो है कि इस विषय से हमारा पूर्व परिचय है, ठीक है ना। सर, खान सर की शादी सच में हो गई है, प्लीज रिप्लाई। अब खान सर ने खुद ही अपनी क्लास में खुद ही उन्होंने घोषणा की है, तो वो झूठी घोषणा तो नहीं करेंगे। और अब पक्की है कि शादी हो गई है, क्योंकि हम सब लोग 2 जून को उनके रिसेप्शन पार्टी में हम लोग शामिल हो रहे हैं, दावते वलीमा में। तो इसलिए शादी हो चुकी है, ये कंफर्म है।
आप सबके लिए भी अच्छी खबर है। आप सब लोग जिज्ञासा अपनी व्यक्त कर रहे हैं क्लास में भी, जहां हम लोग जा रहे हैं कि खान सर की शादी हो गई। तो ये सच्ची खबर है कि खान सर अब अकेले नहीं है। तो खान सर भी अब ज्यादा, पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं, 1 से 2 हो गए हैं। और कहा भी जाता है कि 1 से भले 2। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑप्शनल बैच कितने का है? कितने का है? फीस जो है बेहद कम है। ये आप मैनेजमेंट में आप कॉल करके पता करेंगे, या ऑनलाइन जब आप जाएंगे तो हाँ, ये मेंशन किया हुआ है फीस, वो आपको दिखाई दे देगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इस क्लास में तो मैं फीस की घोषणा नहीं करूंगा, ये आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो यस, क्या लिखा है, 24 में हिंदी लिटरेचर ऑप्शन से कितने हैं? अच्छा सर, आप ही पढ़ाएंगे? यस सारिका, मैं ही पढ़ाऊंगा, और अकेले मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? पूरा सिलेबस मैं ही पढ़ाता हूं, और जो ऑफलाइन कॉपी चेक होती है वो मैं ही करता हूं। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो आंसर्स लिखते हैं आप टेस्ट सीरीज में या ऐसे, तो उसके आंसर कॉपी भी मैं ही चेक करता हूं। तो आप बेशक इसमें आप क्लास इसके बारे में बेफिक्र रहिए। सुधीर क्या लिख रहे हैं? चलिए सर, हाईएस्ट मार्क्स कितने तक आ सकता है? देखिए, हाईएस्ट मार्क्स तो काजल साहू, हाईएस्ट मार्क्स तो इसमें 317, 18, 22 तक गए, 345 तक गए हुए हैं। तो ये हाईएस्ट मार्क्स तो निर्भर करता है आपकी क्षमता और आपके प्रतिभा पे, आपकी तैयारी पे। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 300 प्लस भी आ गया तो बहुत मायने रखता है। दूसरे विषयों में 50% मार्क्स लाना एक बड़ा चैलेंज है, याद रखिएगा। लेकिन इस विषय में, हिंदी साहित्य में, आसानी से 50% तो ला ही सकते हैं। अगर क्लास करते हैं तो आप इससे बेहतर अंक ला सकते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि इसमें आप बेहतर अंक ला सकते हैं आप इसमें। और बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं, जो मेरे अपने छात्रों के जो नंबर आए हैं, मैं वो कह रहा हूं, तो बहुत अच्छे अंक इसमें लाए जा सकते हैं। और यूपीएससी में आप समझ लीजिए कि अगर 300 प्लस मार्क्स आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आप उसमें जो आपके जीएस की कमी है वो कंपनसेट हो जाएगा इसमें। और मैं अभी बताऊंगा कि इसका लाभ आपको जीएस में भी मिल जाएगा। जीएस नहीं, मतलब निबंध में भी इसका लाभ आपको मिल जाता है। जीएस में लिखने के लिए भी इसका लाभ मिलता है। तो एक तो आपका सिलेबस से पूर्व परिचय है, इसके बारे में ये एक लाभ है। दूसरा है कि इसका जो एक पूर्व निश्चित, मैं कहूं कि पूर्व निश्चित, कुछ पूर्व निश्चित खंड है जहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? एक लाभ यह भी है कि आपको पहले से तय है कि वहां से सवाल आएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा वाले पेपर में, फर्स्ट पेपर के भाग खंड क में आप देखेंगे तो वहां जो प्रारंभिक हिंदी है, प्राचीन हिंदी, उसमें 3 टॉपिक लगाए गए हैं। उसमें लगाया गया अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी। उससे एक सवाल आना ही आना है। वहां लगाया गया है अवधि और ब्रज, उनसे सवाल आना ही आना है। वहां लगाया गया है आधुनिक हिंदी, उससे भी प्रश्न निश्चित तौर पर आना है। इसी तरीके से देवनागरी लिपि के बारे में 3-4 टॉपिक बनते हैं, प्रश्न आना तय है। सेकंड पेपर में मध्यकाल के 4 कवियों को लगाया गया है, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, उनसे प्रश्न बनना ही बनना है। छायावाद के 2 कवि हैं, प्रसाद और निराला, उनसे प्रश्न बनना है। 4 उपन्यास पढ़ने हैं, निश्चित तौर पर आपको प्रश्न मिलने हैं। 3 नाटक पढ़ने हैं, निश्चित तौर पर आपको प्रश्न बनना है। यानी कि आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहां से करते हैं। प्रश्न तो एकदम तय है, मिलना है। और प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है कि वो बार बार रिपीटिशन है। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे हिंदी के, तो आप पाएंगे कि उसमें प्रश्नों की बार बार पुनरावृत्ति है। उपन्यासों पे, नाटकों पे, कहानियों पे हर बार एक ही तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक तो पूर्व निश्चित खंड जहां से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि इसमें इसको विषय को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। विषय को अद्यतन करने की आवश्यकता नहीं, अद्यतन बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं कहूं तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलता नहीं है। जो टॉपिक आप एक बार पढ़ लेंगे वो हमेशा काम आता रहेगा।
और जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं हिंदी साहित्य के सिलेबस के, उन सब से कोई 5-7 प्रश्न बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों से बार बार एग्जाम में, उन्हीं टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको दूसरे विषयों की तरह बहुत अपडेट करने की जरूरत नहीं है कि करंट के कुछ मामला आया तो हमेशा उसको अपडेट करते रहें, नोट्स में चेंज करते रहें। एक बार अगर आज या आज से 4-5 साल पहले का भी नोट्स पड़ा हुआ है, अभी का भी नोट्स है, आप पढ़ेंगे, आपका काम चल जाएगा, इसमें अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं। ये भी एक बड़ा लाभ है कि जहां तैयारी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है और आप मुश्किल में फंसे रहते हैं, वहां वैकल्पिक विषय ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको बार बार काम करने की आवश्यकता ना पड़े। हिंदी साहित्य में यह लाभ है कि एक बार पढ़ लिया, स्टडी मटेरियल वगैरह बना लिया, तो केवल प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, काम हो जाए। इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है स्वीटी, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, मैं इसके बाद बताता हूं किस डेट को बैच शुरू होना है। नंबर 4 में अगर मैं कहूं तो एक इसका यह भी है कि अंग्रेजी माध्यम वालों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अंग्रेजी माध्यम से इसको यह भी एक लाभ है, अंग्रेजी माध्यम से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ लें। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है इसका, यानी कि जब आप दूसरे वैकल्पिक विषय रखते हैं तो उसमें दोनों लोग बैठते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में दोनों लोग बैठते हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग भी बैठते हैं और हिंदी मीडियम के लोग भी बैठते हैं, दोनों माध्यम के लोग बैठते हैं। और जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा मार्क्स का फर्क पड़ जाता है, बल्कि यूपीएससी का रुझान तो आप जानते ही कि अंग्रेजी की तरफ थोड़ा ज्यादा रहा है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि हिंदी माध्यम का के प्रति कोई उपेक्षा है या कोई नजरअंदाज करने का है, यूपीएससी में हिंदी माध्यम में अच्छा लिखने वाले लोग सफल हो ही रहे, लेकिन फिर भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के छात्र बैठते हैं एक ही सब्जेक्ट में और थोड़ा उनके मार्क्स में फर्क पड़ जाता है। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय रखा है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके जितने लोग हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जितने अभ्यर्थियों ने रखा है उन सबको हिंदी में ही लिखना है, कोई अंग्रेजी में नहीं लिखना। इसलिए अंग्रेजी हिंदी का जो एक कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो यहां कम हो जाता है, इसका लाभ भी आपको मिलता है। यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि यूपीएससी जितनी मेहनत की जरूरत इसमें नहीं है, उससे ज्यादा मेहनत इसकी रणनीति बनाने में है कि कहां से हम मार्क्स बेहतर तरीके से ले आए। इस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसके अलावे मैं एक बात और कहूंगा कि इसके इसके अलावे मैं कहूं तो एक चीज ये भी है, प्राय लोग कहते हैं दूसरे वैकल्पिक विषय के बारे में कि अगर फला वैकल्पिक विषय रखा तो इसका लाभ जीएस में मिलेगा, और कई बार आप उस बातों में प्रभावित भी होते हैं। ठीक बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या हिंदी साहित्य का जीएस में कोई लाभ मिलेगा? नहीं, जीएस में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन हां इसका लाभ आपको 2-3 जगह जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं आपको इसकी काउंटर गारंटी दे सकता हूं। और वो कहां है इसका लाभ, अतिरिक्त लाभ जो इसका है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय रखने का जो अतिरिक्त लाभ है ना, क्योंकि आप सब लोग थोड़ा ये इस विषय पर भी, इस पर भी आप थोड़ा इस पर भी आप अटकते हैं कि इसका क्या लाभ मिलेगा। तो इसका लाभ जो है ये मैं आपको बताऊं कि एक तो आपका जो निबंध है, पेपर हमारा अनिवार्य निबंध जो 250 अंकों का है, इसमें आप औरों से और अभ्यर्थियों से बेहतर करेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि निबंध के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो आपको पता होगा कि निबंध साहित्य की एक विधा है। जिन लोगों का विषय हिंदी साहित्य है उनके पास इतनी सारी सामग्री है, अच्छी भाषा शैली है, अच्छी पंक्तियां हैं उनके पास, कहानी है, कथन है, इतनी सारे घटनाएं प्रसंग उनके ध्यान में। हिंदी साहित्य पढ़ते हुए हमारा दायरा इतना विस्तृत हो जाता है। हिंदी साहित्य कहने को हिंदी है, उसमें समाज है, दर्शन है, इतिहास है, राजनीति है, उसमें मनोविज्ञान है। आपका अनुभव का दायरा इतना विस्तृत हो जाता है कि इसका अतिरिक्त लाभ
आपको निबंध में मिलता है, क्योंकि निबंध लेखन एक ऐसी कला है जिसमें हम सारे विषयों के और विविध प्रकार के ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो अगर लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो निबंध का 250 अंकों का पेपर आपका और अभ्यर्थियों से बेहतर होगा, इसकी पक्की बात है। और अक्सर मैं देखता हूं हिंदी साहित्य के जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो निबंध में अच्छा करते हैं, उनको निबंध लेखन की शैली और निबंध लिखना तो बेहतर उनका हो ही जाता है। तो एक तो ये लाभ है, इसका अतिरिक्त लाभ अगर मैं कहूं तो। दूसरा है कि जो आपकी लेखन शैली है उसमें भी बहुत सुधार होने होगा, ठीक है ना। लेखन शैली जो है, उत्तर लेखन शैली, और ये दोनों में होगा, जीएस में भी होगा और आपके ऑप्शनल में भी होगा। देखिए, एक बात तो आप सब लोग जानते हैं और इस बात से सहमत भी होंगे कि यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है ना। राइटिंग स्किल आपकी कैसी है। लेखन कला इस परीक्षा का जो निर्णायक बिंदु है, निर्णायक चरण है, वो है मेंस, मुख्य परीक्षा। आप सब जानते हैं मेन एग्जाम, इसका नाम भी है मेन, और मेन एग्जाम निर्णायक है। और मेन एग्जाम का नेचर कैसा है? रिटन एग्जाम है ना, रिटन एग्जाम है। और रिटन एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आपको लिखना है, और लिखना है तो क्या चाहिए आपको? आपके पास लेखन की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। और लेखन के लिए क्या चाहिए? आपके पास अच्छे विचार हो, आपके पास अच्छी भाषा हो, और आपके पास प्रस्तुति आपकी अच्छी हो। प्रस्तुति के कई ऐसे मुद्दे हैं, बिंदु हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं पक्की तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं, पक्के तौर पर कह सकता हूं कि आपकी राइटिंग स्किल में चेंज आएगा, आपको उत्तर लिखने की कला समझ पाएंगे, इसका लाभ आपको पक्का मिलना ही मिलना है। हो, स्पष्टता हो, तार्किकता, विश्लेषण परखता, अगर लेखन कला आपको मालूम है तो यूपीएससी और पीसीएस में, सिविल सेवा में आपकी सफलता 100% पक्की है। आप इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखें, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कि आप पढ़ने से पहले लिखने की भी कला सीखिए। वैसे लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि यदि आपको लिखने आता है, लेखन कला आप जानते हैं, तो पढ़ने में आपकी अभिरुचि बढ़ जाती है, आपके पढ़ने का नजरिया बदल जाता है, और आपके अंदर एक अभिरुचि पैदा होती है। लेकिन होता क्या है, लिखने का काम हम सबसे बाद में करते हैं, लिखते नहीं है, लिखने से भागते हैं, एग्जाम के लास्ट टाइम में लिखना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यूपीएससी के लिए आप लेखन कला अपनी जरूर बेहतर करें। हिंदी साहित्य रखें या ना रखें, मैं उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर अपनी हिंदी को, अपने लेखन कला को बेहतर करें, ठीक है ना। तो ये भी एक बात मैं कहूंगा। सुमित कुमार, यस, राजा बाबू, चलिए, स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक जा रही होगी, आप ठीक ढंग से मेरी बात समझ पा रहे हो। बहरहाल, तो एक लेखन, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि लेखन कला का भी लाभ आपको मिलने वाला है, ये भी आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा हिंदी साहित्य का लाभ आपको, जो जो इथिक्स है, नीति और एक निष्ठा वाला जो पेपर है आपका, मैं शॉर्ट में कह दूं जीएस 4 पेपर, जीएस 4 पेपर में भी आपको, पेपर 4 में भी आपको इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो जीएस 4 पेपर है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उस पेपर में भी जो प्रश्न होते हैं वो मानवीय और मनोविज्ञान आधारित होते हैं। वहां आपकी संवेदनशीलता, आपकी तार्किकता, आपकी निर्णय क्षमता, इन सब की जांच होती है पेपर 4 में। जो केस स्टडी है या जो मामले होते हैं, वहां भी आपको हिंदी साहित्य का लाभ मिलता है, क्योंकि हिंदी साहित्य, फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ते हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, तो आपका दायरा बहुत बड़ा बन जाता है, आपको चीजों को देखने का एक दृष्टिकोण मिलता है। और अक्सर मैं एक बात मैं कहता हूं, आज भी आपसे कहूंगा कि हिंदी साहित्य
बैच की शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हैं और उस वक्त जो आपकी स्थिति होती है, बैच खत्म होने तक आप वही नहीं रह जाते, आप पूरी तरह से आपका रूपांतरण हो जाता है, एक ढंग से कायांतरण भी हो जाता है, आप वही नहीं रहते, आपके अंदर एक वैचारिक समझ बनती है। जीवन, समाज, समाज की विभिन्न गतिविधियों और संबंधों को समझने का आपको एक बेहतर दृष्टिकोण मिलता है। आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। आप 50 किताबें पढ़ लीजिए या 50 साल की उम्र जी लीजिए, दोनों बराबर है। तो साहित्य पढ़ते हुए आपका नजरिया इतना विकसित हो जाता है कि उसका लाभ भी फोर्थ पेपर में आपको मिलता है। तो ये तो हो गया अतिरिक्त लाभ जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हिंदी साहित्य रखते हैं तो आप इसका आपको फायदा मिलता है। एक एक बात इसमें और भी है, एक चीज और भी मैं शामिल कर दूं कि दूसरे विषयों की तरह इसमें कोई सैद्धांतिक, ये भी मैं कह दूं, कोई सैद्धांतिक दूसरे विषयों की तरह कोई इसमें सैद्धांतिक और पारिभाषिक पक्ष नहीं है। पारिभाषिक पक्ष इसमें नहीं है। जैसे कोई मॉडल पढ़ना हो या कोई और भी ऐसी चीजों को पढ़ना पड़ता है ना। यहां ऐसा कोई पारिभाषिक शब्दावली या बहुत ज्यादा कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है, क्योंकि साहित्य क्या है, अगर हम लोग आप सब पढ़ते आए हैं, साहित्य में हमारा जीवन है, साहित्य में हमारा समाज है ना। हम साहित्य में जीवन और समाज को ही एक बार फिर से जानने समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप साहित्य नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप भले ही साहित्य ना पढ़ते हो, आप कहेंगे सर मैं तो साहित्य नहीं पढ़ता या पढ़ती, लेकिन आप में से कौन ऐसा है जो सिनेमा नहीं देखता, मूवी नहीं देखता? आप में से ऐसा कौन है जो थिएटर के बारे में नहीं जानता या थिएटर ना देखता हो? या आप टीवी सीरियल है या और भी ऐसे जो इस तरह के जो दृश्यात्मक कार्यक्रम है आप नहीं देखते? ये सब भी साहित्य के ही रूप हैं। और इन सब में आप क्या देखते हैं? इस सब में आप अपने ही जीवन को देखते हैं, अपने ही समाज को देखते हैं, समाज के विभिन्न प्रकार के संबंधों को देखते हैं। तो एक साहित्य की समझ तो हम सबके अंदर है, चाहे हम विषय पढ़े या ना पढ़े। हम कविताएं पढ़ते हैं, गजलें सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। बल्कि कहा जाए कि हर विषय के लोग जब अपने विषय के शब्दावली से अपनी बात नहीं कह पाते तो साहित्य की भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बातों में शायरी कह देंगे, अपने बातों में कोई कविता की पंक्ति कह देंगे। और ऐसा ऐसा किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बातों में वजन पैदा हो, असर पैदा हो। यानी कि साहित्य की जो भाषा है वो इतनी प्रमाणिक है कि वो बातों में वजन पैदा करती है। तो साहित्य तो हम सब पढ़ते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, कभी गाए बगाए जब मौका मिलता है, और कुछ नहीं तो आजकल सोशल मीडिया के जरिए शायरी, लोग शेरो शायरी में बड़ी रुचि रखते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें हमारे जीवन की ही बातें हैं, कोई अनजान, कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है या कोई पारिभाषिक इसमें मामला नहीं। तो इसलिए आप इसमें बहुत बेहतर तरीके से आप इस विषय में कर सकते हैं। यदि आप हिंदी साहित्य के बारे में विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बातें मैंने कही है इस पर आप एक बार जरूर पुनर्विचार करेंगे कि दूसरे विषयों की तुलना में ये हिंदी साहित्य जो विषय है वो हमारे लिए कैसे रुचिकर हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूं, जैसे हमारे हिंदी साहित्य में कहानियां पढ़नी है, उपन्यास पढ़ने हैं, निबंध पढ़ना है, नाटक पढ़ना है। अब ये बताइए कि प्रेमचंद का गोदान हमें पढ़ना है। मैं आपके 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 थोड़े रुझान के लिए बात कह रहा हूं। हमें गोदान पढ़ना है, प्रेमचंद का उपन्यास। क्या गोदान यूपीएससी को ध्यान में रखकर लिखा गया है? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी को ध्यान में रखकर तो नहीं लिखा गया है। या गोदान क्या बहुत ज्यादा कोई वैचारिक, ऐसा कोई वैचारिक निबंध है क्या? नहीं। कोई वैचारिक मामला है इसमें? नहीं। वैचारिक मामला है, लेकिन गोदान इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो क्या है? एक कथा है, उसके अंदर वैचारिक हम लोग विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से क्या है? कथा है। गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय किसानी जीवन की जो
दुखद स्थिति है, जो उनकी त्रासदी है, उसको दिखाया है। होरी, अगर आपने पढ़ा हो या नाम सुना हो, तो होरी एक किसान है होरी, और उसके जरिए उन्होंने भारतीय किसानों की दिन दशा का चित्रण किया है। अब किसानी जीवन को जानने के लिए हमें कौन सा सिद्धांत या रॉकेट साइंस की जरूरत है? मैला आंचल में रेणु जी ने ग्रामीण जीवन और आंचलिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं और प्रसंगों को रखा है। उसके लिए हमें कौन से सिद्धांत की जरूरत है? दिव्या एक उपन्यास है यशपाल जी का, हमारे सिलेबस में है। उसमें यशपाल जी ने स्त्री जीवन के दुखों को और उसके जो शोषण है, अत्याचार है, स्त्री की उपेक्षा है, उसका चित्रण करते हुए स्त्री की अस्मिता का सवाल उठाया है। अगर हम लोग महाभोज उपन्यास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो राजनीति का वास्तविक चरित्र है, उसका खुलासा मनु भंडारी ने किया है। तो उसमें कौन सा रहस्य है? कबीर को आप पढ़ते हैं तो कबीर ने क्या लिखा है? कबीर ने हमारे जीवन और समाज के बारे में लिखा, लोगों को जागरूक बनाया, धर्म, रूढ़ियां, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, इन सब के बारे में सचेत किया है। सूरदास राधा व कृष्ण के बहाने प्रेम का चित्रण करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचना पद्मावत में, जिस पर फिल्म भी बनी थी, पद्मावत में वो राजा रत्न सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का चित्रण करते हैं, जो बेहद मार्मिक प्रेम कथा है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ना है, उसमें मर्यादा आदर्श के प्रतीक राम का चरित्र हमें पढ़ना है। यानी कि साहित्य में जितने सिलेबस हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, वो सब हमारे जीवन का विषय है, हम रोज उससे गुजरते हैं। साहित्य हमारे जीवन का ही प्रतिबिंब है, हमारे समाज का ही प्रतिबिंब है। हम जो जीवन जीते हैं उसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें वो सारी चीजें हमें मिलती है। यस सारिका, दिव्या बहुत अच्छा उपन्यास है। यस राजा बाबू कह लगे, सर गुरुजी हमने भी पढ़ा है। अच्छा, अच्छी बात है सर, नोट्स भी बनवाएंगे और पीडीएफ भी मिलेगी। यस, नोट्स भी और पीडीएफ भी, बिल्कुल। अब मैं आता हूं जरा इस मुद्दे पे। तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो आप पढ़ेंगे तो आपका मनोरंजन भी होगा, समझ भी बनेगी, जीवन के बारे में एक बड़ी गंभीर दृष्टिकोण आपका बनेगा, नजरिया मिलेगा। क्योंकि जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वो जीवन का कोई एक ऐसा प्रसंग उठाती हैं, एक ऐसा संदेश देती हैं कि हमारे आंखें खुल जाती हैं, हमें जीवन के बारे में सोचने का अवसर मिलता है, देखने का एक नजरिया मिलता है। मसलन मैं फिर से गोदान का एग्जाम्पल देकर आपको अपनी बात समझाऊं, ताकि गोदान बड़ा चर्चित उपन्यास है। गोदान में होरी की जो समस्या है वो उस जमाने में 1936 में 1936 में प्रेमचंद ने लिखा गोदान। आप उस समय के किसानी जीवन का चित्रण प्रेमचंद ने किया है, और अगर आप देखें, गोदान को पढ़ें, तो आपको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1930 के दशक में किसानी जीवन की जितनी सारी समस्याएं थी, ग्रामीण जीवन की जितनी समस्याएं थी, वो सारी की सारी गोदान में मौजूद है। और इसलिए एक बड़े आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा भी है कि अगर आपको 1930 के दशक के भारत को समझना हो तो या तो आप भारत का इतिहास पढ़ लीजिए या प्रेमचंद का गोदान पढ़ लीजिए। उसमें सब कुछ है, सारा कुछ है। बल्कि आज भी किसानों की जो दयनीय स्थिति है और ग्रामीण जीवन का जो तमाम जो मामले हैं, आप गोदान पढ़कर उनको समझ सकते हैं। तो ये जो रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये कुछ और नहीं, हमारे जीवन को ही एक दूसरे शब्दों में व्यक्त किया गया है। जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि इनसे मेरे भी जीवन का कोई ना कोई संबंध रहा है, शायद मेरे भी जीवन की बात हो रही है। और ये अकारण नहीं है कि जब हम लोग गोदान पढ़ते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है होरी के साथ में। और गोदान के अंत में जब होरी की मृत्यु होती है, जो बेचारा गाय रखने की लालसा रखता है और तमाम कोशिशों के बावजूद गाय नहीं ले पाता, और गाय की उम्मीद लगाए हुए
आशा में बेचारा अंत उसकी मौत भी हो जाती है, और फिर उसके मरने के बाद जो रूढ़िवादी परंपराएं और रीति रिवाज है उसमें मरने के समय गोदान करने की बात कही जाती है। ये ऐसा दृश्य है जहां हम जाकर बड़े भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के साथ साथ एक हमें दृष्टि भी मिलती है सोचने की कि कितना निर्मम और क्रूर ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, जो एक किसान को जीते जी मार डालता है। ये व्यवस्था मार डालती है, और जो किसान जीते जी अपनी एक छोटी सी लालसा गाय रखने की पूरी नहीं कर पाता, उसके मरने के बाद ये हमारी धार्मिक सामाजिक रूढ़ियां गोदान की बात करती। यानी कि साहित्य हमें जहां एक तरफ भावुक करता है, कल्पना की दुनिया में ले जाता है, यथार्थ की दुनिया में ले जाता है, वहीं हमें यथार्थ की धरातल पर खड़ा करके जीवन के विभिन्न पक्षों पर सोचने, विचारने और चिंतन करने का अवसर भी देता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब हिंदी साहित्य रखते हैं और हिंदी साहित्य का सिलेबस जब कंप्लीट होता है, तो आपका व्यक्तित्वांतरण भी हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, और इसका लाभ आपको इंटरव्यू में मिलता है, एस्से के पेपर में मिलता है। आपकी भाषा अच्छी होती है, आपकी लेखन शैली अच्छी होती है। तो एक तो इसका लाभ ये भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहित्य पढ़ते हुए, और इसीलिए साहित्य को पढ़ने के लिए किसी पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं है। साहित्य हम सबके जीवन का हिस्सा है, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं साइंस का हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, क्या मैं पढ़ सकता हूं? कोई भी पढ़ सकता है। अगर सिनेमा देखने की कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई प्री क्राइटेरिया नहीं कि सिनेमा देखने के लिए आपको ये आना चाहिए, वैसे ही साहित्य पढ़ने के लिए किसी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। कोई भी साहित्य पढ़ सकता है, लिख सकता है, साहित्यकार बन सकता है, यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकता है। साहित्य हम सब के जीवन का हिस्सा है। ये विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, ये अलग बात है, वरना आप खुद भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं। जब हम विषय के रूप में पढ़ते हैं तो थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, समीक्षा करते हैं, थोड़ी पड़ताल करते हैं। वरना अगर आप विषय को नहीं जानते, तो अगर गोदान को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप गोदान को पढ़कर भावुक हो जाएंगे, लेकिन अगर विषय का विवेचन करेंगे, थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे, तो आप जानेंगे कि भावुक होने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना कि इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी क्यों है और इसको ऐसा किसने बनाया है। आज भी गांव में आप जाइए तो गांव में किसानों की स्थिति बहुत बदल गई है, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी समस्याएं ज्यों के त्यों हैं जो होरी के जमाने में थी। आज भी किसानों के पास नकदी का अभाव है, आज भी किसान कर्ज के तले दबा हुआ है, आज भी गांव में छोटी छोटी राजनीति, धर्म 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 के आडंबर, जात पात, छुआछूत और ये वो कर्मकांड, विधि विधान और ऐसे चीजों में किसान फंसा हुआ है। आज भी उसको सिंचाई के लिए, कृषि के लिए मानसून की वर्षा पे भरोसा है, आज भी नकदी का अभाव है, आज भी उसके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। किसानी जीवन की समस्या बहुत हद तक नहीं अभी वैसी ही बनी हुई है। तो कहने का यह मतलब है कि जब आप साहित्य को पढ़ते हैं तो आपका एक दृष्टिकोण विकसित होता है, आपका एक नजरिया बनता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके सिलेबस में थोड़ा सा एक संक्षेप में बता दूं इसका पाठ्यक्रम आपको कि कैसा है, थोड़ा आप एक बार बस जान ले, फिर आपको मैं इसकी बैच कब से शुरू होना है ये मैं बता दूं। इसके पाठ्यक्रम को अगर देखें तो 2 पेपर 1 है और पेपर 2 है, जैसे दूसरे विषयों में है वैसे ही यहां भी है, पेपर 1 और पेपर 2। और जैसे दूसरे विषयों में 2 खंड है, वैसे यहां भी 2 खंड है, खंड 1 और खंड खंड क कह लीजिए, खंड क और खंड ख। बस एक बार मैं आपका थोड़ा विषय की तरफ आपका ध्यान दिला दूं मैं आपको। और इसके भी 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क और खंड ख अगर आप इसको देखें तो यहां क्या पढ़ना है, यहां भाषा और लिपि पढ़ने की आवश्यकता है। यहां 2 चीज है, हिंदी भाषा और लिपि। हिंदी भाषा और लिपि यहां पढ़नी।
पढ़ना है खंड क में, और यहां साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उसका इतिहास में हमें पता होना चाहिए। तो यहां हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले भाषा, क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंदी भाषा क्या है, इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसका क्या इतिहास है, उसका उद्भव विकास, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि में कैसे और सुधार किया जाए कि कंप्यूटर और तमाम चीजों में उसका प्रयोग हो। तो ये सब चीजें भाषा लिपि में पढ़ना है। और यहां हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने 4 कालखंडों में बांटा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इन 4 कालखंडों में क्या लिखा गया, साहित्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं, कौन कौन से रचनाकार थे, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। सेकंड पेपर में जो खंड क है, इसमें पद है, पद यानी कि कविता। यहां आपको 12 कवियों की कविताएं पढ़नी है, और गद्य, सेकंड पेपर में गद्य है, खंड ख में गद्य है, जिसमें आपको गद्य के 4 रूप पढ़ने हैं। एक तो कहानी पढ़नी है, दूसरा उपन्यास, तीसरा निबंध, और फिर इसके अलावा नाटक। कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक, ये 4 विधाएं आपको पढ़नी है इधर। खंड क में कविता पढ़नी है, 12 कवियों की कविताएं दी गई हैं। कविता आप बचपन से पढ़ते आए हैं। कविता का मतलब है कि जो लयात्मक हो, छंदबद्ध हो। अगर छंद ना भी हो तो उसमें एक लय होना चाहिए, एक राइम होना चाहिए उसमें। और अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कविताओं में व्यक्त किया है। कविता साहित्य का एक ऐसा रूप है, ऐसा एक पद्यात्मक रूप है, जिसमें कोई बात हम कम शब्दों में कह सकते हैं। जो बातें गद्य में हम 10 पेज में कहते हैं, कविता की वो 2-4 पंक्तियों में हम अपनी बात कह सकते हैं। किसी भी कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको उसका जो आशय है वो कितना व्यापक है आपको समझ में आएगा। कबीर की ही कविता को ले लीजिए, कबीर की एक दोहा को ले लीजिए, किसी भी दोहे को ले लीजिए आप। कबीर कहते हैं कि उनका कोई भी दोहा ले लीजिए, वैसे किसी भी मामले में कबीर कहते हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। एक व्यंग्य किया है भाषा के जरिए। या वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। या फिर वो कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। किसी भी दोहे को उठाइए और उसका विश्लेषण करिए, व्याख्या करिए, तो आप देखेंगे कि जो 2-3 पेज में बात कही जा सकती है वो एक पेज में कह दिया, एक दोहे में कह दिया। एक पेज नहीं, एक दोहे में कह दिया। किसी भी आधुनिक कवियों को भी पढ़िए आप, जहां भी देखिए आप देखेंगे। दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े शायर हुए हिंदी के। उनका एक संग्रह है साये में धूप, उसमें उन्होंने एक अपने शेर में कहा है, अपने एक गजल के शेर है उनका, कि कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। 1975 में उन्होंने ये बात कही, 1975 में, कि कैसे मंजर आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। किस तरीके से जो गाना एक रिदमिक था, लयात्मक था, संगीत और एक उसमें संवेदना थी, वो कैसे आज शोर में तब्दील हो गया। 1975 में वो बात कही उन्होंने, और आज ये बात हम अपने सामने देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि चाहे कबीर हो, चाहे कोई और हो, कविता में कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। चाहे वो किसी की कविता को आप देख लीजिए। तो कविता, 12 कवियों की कविता पढ़नी है हमें, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, और इसके अलावा फिर हमें मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़नी है, दिनकर जी की कविता पढ़नी है,
कुरुक्षेत्र, निराला की 2 कविताएं पढ़नी है, हमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, जयशंकर प्रसाद जी की कविता है कामायनी, उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे अग्गे की कविता है असाध्य वीणा, इसके अलावा मुक्ति बोध की कविता है हमें ब्रह्म राक्षस पढ़नी है, और नागार्जुन है, नागार्जुन की 3 कविताएं पढ़नी है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा और बादल को घिरते देखा है। ये 3 कविताएं पढ़नी है, कुल 12 कविताएं हमें पढ़नी है, 12 कवियों की कविताएं पढ़नी है। तो ये कविता बहुत मजेदार है, कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको जीवन का भाषा की एक समझ बनेगी। हिंदी के कवि हुए धूमिल, उन्होंने कहा है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यानी कि भाषा में इंसानियत, संवेदना, मानवीयता जगाती है कविता, इसलिए कविता पढ़ना बेहद जरूरी है। कविता कम भाषा में, कम शब्दों में बेहद मारक, बेहद प्रभावशाली तरीके से हमारे मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती है। जब हमें बहुत अच्छी बात कम शब्दों में कहना होता है तो हम कविता का आश्रय लेते हैं। तो कविताएं पढ़नी है। इधर कहानी है, कहानी में, कहानी तो आप जानते ही, छोटी कोई कथा जो बहुत रोचक होती है, तो प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी है, और दूसरी कहानियां हैं, 4 उपन्यास पढ़ने हैं, गोदान, मैला आंचल, दिव्या और महाभोज। निबंध 9 पढ़ने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 निबंध हैं और बाकी के निबंध। नाटक 3 पढ़ने हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, और मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और तीनों नाटक बड़े अच्छे हैं, बड़े मजेदार हैं। तो इस ढंग से ये हमारा सिलेबस है जिसको मैं पढ़ाता हूं, और रोचकता के साथ, बहुत मजेदार। थोड़ा यहाँ तो समय का दबाव है मेरे ऊपर, इसलिए मैं कम समय में आपको बहुत सारी बातें बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बहुत सारी बातें बताऊं, लेकिन समय सीमा है। संक्षेप में मैंने कुछ बातें कही कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने टारगेट बनाया है और वैकल्पिक विषय के चयन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य के बारे में निश्चित तौर पे सोचिए। हिंदी साहित्य ने हिंदी माध्यम में टॉपर्स दिए हैं, चाहे वो 5th रैंक हो, 7th रैंक हो, 8th रैंक हो, 9th रैंक हो। हिंदी माध्यम में अब तक जिन लोगों ने बेहतर अंक, बेहतर रैंक लाए हैं, वो हिंदी साहित्य से लाए। तो ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, ये तो फैक्चुअल एविडेंस है, फैक्ट है। आप जरूर इसके बारे में एक बार विचार कीजिए। बहरहाल, जो मैं घोषणा करने वाला हूं वो 2 घोषणाएं हैं। एक तो न्यू बैच, यानी कि नया सत्र, है ना, हिंदी साहित्य का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। कब से, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये शुरू हो रहा है 10 बजे, 10 जून से। 10 जून 2025 से नया बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। बैच की अवधि क्या होगी? बैच की अवधि लगभग 4 महीने होगी। मैं आपको बता दूं साफ साफ, 3 महीने नहीं, लगभग 4 महीने इसकी अवधि होगी। 4 महीने का ये बैच होगा। क्लास की अवधि क्या होगी? कक्षा की अवधि क्या होगी? कक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, ये भी आप ध्यान रख लें। 2 घंटे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे आपको मेरे साथ प्रतिदिन बिताना है। और ये क्लास जो है, कक्षा जो होगी, कक्षा सोम से लेकर शुक्रवार तक होगी, और शनिवार को टेस्ट रखा जाएगा। शनिवार टेस्ट का दिन रहता है। शनिवार को टेस्ट, जो हमने पढ़ाया है सप्ताह में, उसके बारे में आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपका लिखने का भी और एग्जाम की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। तो ये भी इसमें रहेगा। जहां तक अध्ययन सामग्री का सवाल है, नोट्स पूरा संपूर्ण सिलेबस पर, संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं हिंदी में आपको लिख दूं ताकि आप अच्छे समझें।
संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ प्लस जो जो टेस्ट होंगे उसके मॉडल आंसर यानी कि मॉडल उत्तर भी दिए जाएंगे, प्लस जो PYQ है उसे भी मैं करवाऊंगा। PYQ मैं करवाता रहता हूं क्लास में, PYQs भी यानी कि पूर्व पूर्व वर्षों के क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे। तो ये अपनी क्लास के बारे में सूचना है। आप सब लोग जो भी हिंदी साहित्य को लेकर इंटरेस्टेड हैं और KGS में खान स्टडी ग्रुप में हिंदी साहित्य ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ हिंदी साहित्य को तैयार करना चाहते हैं, उन सब का इस सेशन में, इस नए सत्र में स्वागत है जो 10 जून से शुरू हो रहा है। 4 महीने का एक कोर्स है, 2 घंटे की क्लास होगी, प्रतिदिन क्लास है, शनिवार को एक दिन टेस्ट रखा गया है। कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगा, टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेंगे। पूरे क्लास में डिटेल लेक्चर होता है जिसमें विषय का पूरा विस्तार से विश्लेषण और तमाम उसके विभिन्न पक्षों पर हम लोग बातचीत करते हैं। आपको थोड़ा एक अच्छी समझ बनेगी, आपको पढ़ने की रुचि भी पैदा होगी। रजनीश कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लेक्चर्स हिंदी ऑप्शन, नंबर ऑफ लेक्चर्स आप मोटे तौर पर जोड़ सकते हैं। 120 दिन की क्लास ये है, 3 महीने के अगर 4 महीने को मानकर चलें हम लोग, और 120 को 2 से आप कर दें मल्टीप्लाई तो 240, लगभग 250 घंटे की आप मान के चले कि लगभग 250 घंटे की, 2 घंटे के हिसाब से लगभग 250 घंटे आप मान के चलें कि 250 घंटे की ये क्लास होगी। और मैं ये भी आपको कह दूं कि कई बार हिंदी साहित्य में चूंकि इतना रोचक विषय है कि कई बार बातचीत में बात फैल भी जाती है। कई बार आप कहते हैं कि सर पूरी कहानी सुना दीजिए, मैं अपेक्षा करता हूं कि कहानी आप पढ़ कर आइए, लेकिन कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर कहानी भी पूरी क्लास में आप पूरी कहानी सुनाइए, तो निबंध डिटेल में कहानी, तो कई बार ये सब बताने में थोड़ा समय लगता है। देखिए अमूमन शिक्षक भी चाहता है कि बैच फिनिश हो जाए, टाइमली फिनिश हो जाए। छुट्टी मेरी क्लास नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास रेगुलर चलती है। अमूमन मैं बहुत कम, रेयरली मैं छुट्टी करता हूं, वरना मेरी क्लास रेगुलर चलती है। तो कई बार विषय के बारे में बताने में, रोचकता में, कहानी सुनने में थोड़ी मजेदार बातें होती हैं। कई बार हिंदी साहित्य की क्लास में बात करते करते जीवन, समाज, आसपास जो हमारे जीवन और समाज के बदलते ट्रेंड्स हैं उस पर भी बातें हो जाती हैं। अगर हम जिंदा हैं तो थोड़ा अपने जीवन और समाज को लेकर हमारे मन में हलचल बनी रहती है, रोज की घटनाएं भी हमें प्रभावित और प्रेरित करती हैं, तो कई बार उन सब पर भी बातें होने लगती हैं, तो थोड़ा सा समय जाता है। लेकिन यह है कि वो सारी बातें जिस चीज पर जाकर फोकस होती हैं वो है सिलेबस, पढ़ाने का पर्पस, और थोड़े जीवन समाज की बातें करने का पर्पस ये भी होता है कि आपको थोड़ा आपके अंदर अभिरुचि पैदा की जाए, उसके तरफ आपका रुझान पैदा किया जाए। तो बहरहाल ये सूचना है। इसके अलावा दूसरी सूचना, यानी कि एक तो सूचना ये हो गई कि 10 जून से ये बैच अपना शुरू हो रहा है, एक तो ये सूचना हो गई। टाइमिंग इसकी क्या होगी, इसका समय क्या होगा, ये अभी 2 समय है, मैं दोनों आपको बता दूं। एक तो 4 से 6 PM का समय है, और एक 1:30 से लेकर ये 3:30 PM की क्लास होगी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप इसमें क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो क्लास शुरू हो रही है, इसकी इसी क्लास ये होगी ऑफलाइन, जो मुखर्जी नगर में होगी। मैं ये भी आपको बता दूं कि ये क्लास कहां होगी, इसका स्थान भी बता दूं मैं, तो ये क्लास होगी मुखर्जी नगर में, डॉक्टर मुखर्जी नगर में, डॉक्टर मुखर्जी नगर में ये क्लास होगी, ठीक है ना। दूसरी बात कि सेम यही क्लास, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेम यही क्लास ऑनलाइन मोड में भी चलेगी, ऑनलाइन मोड में भी होगा, ये क्लास चलेगी। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं और दिल्ली नहीं आ सकते, मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, उनके लिए सुविधा है कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में। सेम यही क्लास ऑनलाइन मोड में भी चलेगी। लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहूंगा साफ तौर पर
क्योंकि आप बाद में फिर मेरे से अपेक्षा ना करें और फिर मेरी शिकायत ना करें कि सर ने वादा किया था। क्योंकि आजकल राजनीति का प्रभाव हम सबके जीवन पे ज्यादा है। हम सब लोग लंबे लंबे वादे कर देते हैं और निभाते कम है ना। तो वादे का मजा तो तभी है, वादा का मजा तो तभी है जब वादे निभाए जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लास में मैं कॉपी आपकी नहीं चेक करूंगा। आप मुझे ऑफलाइन क्लास के साथ साथ तो देखेंगे, लेकिन मैं कॉपी चेक नहीं करूंगा, आपकी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा होते हैं और फिर डिजिटल मोड में कॉपी चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चेक नहीं करूंगा, दूसरे लोग चेक करेंगे, टीम है जो चेक करेगी, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में हैं तो मेरे से संवाद भी होगा, संवाद और साहचर्य भी मिलेगा, संबद्धता भी रहेगी और चर्चा परिचर्चा भी होगी, विषय के बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए दरोगा क्या लिख रहे हैं सर, प्रयागराज कब आएंगे? प्रयागराज तो मैं जल्दी ही आने वाला हूं, लेकिन बैच जो है आपकी प्रयागराज में ये होगी सितंबर अक्टूबर में शुरू होगी। यहां का बैच फिनिश करने के बाद वहां ऑफलाइन बैच शुरू होगा, इसलिए मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। सर बुक बता दीजिए प्लीज। अंश यादव, अंश बुक की लिस्ट तो ब्रोशर में है, हमने दे रखा है एक पूरा इंट्रो, आप उसको ले लीजिएगा। यहां तो मैं बुक लिस्ट बताऊंगा तो बुक लिस्ट थोड़ी सी है लंबी, तो बुक लिस्ट तो यहां बताना थोड़ा मुश्किल, लेकिन वो ब्रोशर में सारी चीजें दी है। और ब्रोशर में मैंने किताबों की बेमतलब की फहरिस्त नहीं दी है, जो बुक अति अनिवार्य है। और मेरी कोशिश है कि किताबें आपके पास कम रहें, क्योंकि अच्छी सारी बातें मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, नोट्स भी होगा, तो आप ज्यादा उलझे नहीं, कम समय में इस विषय को अच्छे से तैयार करें। क्योंकि जब हम लोग किसी विषय पर बात करते हैं, मान लीजिए किसी कहानी पे बात कर रहे हैं, तो उस कहानी के जितने भी आयाम हो सकते हैं, पक्ष हो सकते हैं, उन सब पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो उसमें कोई पक्ष छूटता नहीं है, इसीलिए आप चिंता ना करें। फिर भी हर टॉपिक पे एक एक पुस्तक तो पढ़ने के लिए मैं जरूर कहता हूं, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से आपका अपना नजरिया बनता है, अपना दृष्टिकोण बनता है, इसलिए मैं एक एक पुस्तक जरूर कहता हूं। तो एक तो है कि ये ही क्लास जो ऑफलाइन क्लास है वही ऑनलाइन मोड में चलेगी। अब एक दूसरी घोषणा मैं जरा कर दूं, और वो है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि उसकी भी आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज में पहली बात कि टेस्ट सीरीज को भी हम लोग 10 जून से शुरू कर रहे हैं, 10 जून से ये भी शुरू हो जाएगा टेस्ट सीरीज भी। एक चीज तो ये है कि 10 जून से इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, इस टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट होंगे। कुल टेस्ट जो हैं वो 10 टेस्ट होंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट का लेवल क्या होगा, स्तर क्या होगा, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पे होगा, ठीक है ना। यूपीएससी लेवल का टेस्ट होगा, वही बिल्कुल उसी गंभीरता, उसी संरचना, उसी तरीके से इसकी जो जांच होगी, कॉपी की, उत्तर पुस्तिका की जांच, ये भी मैं साफ साफ आपको बता दूं, उत्तर पुस्तिका की जांच यानी कि इवैल्यूएशन कौन करेगा, कैसे होगा, तो ये मैं बता दूं, ये बिल्कुल मैं करूंगा, यानी कि फैकल्टी मेरे जरिए ये होगी, ये मैं करूंगा, ठीक है ना। इसकी आपके टेस्ट सीरीज की कॉपी मैं चेक करूंगा, यूपीएससी के पैटर्न पे होगा और बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोचिंग ले चुके हैं, पहले मेंस दिया है, उनके लिए ये प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज की, वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपने आप को एक ढंग से, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करें कि आपकी कहां आप हैं। और ये टेस्ट सीरीज बड़ा अच्छा रहता है, आप जब करेंगे तो मालूम चलेगा। इसमें आपके साथ मैं चर्चा भी करता हूं, टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन की क्लास होती है, जिसमें मैं विस्तार से बताता हूं क्या अप्रोच होना चाहिए था, कैसे लिखना चाहिए था, कहां आपने गलती की, क्यों कम मार्क्स आए, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भी इसमें शामिल होंगी, इसको भी आप जरूर रखें। सर 2026 के एग्जाम से पहले ये ऑप्शन पूरा हो जाएगा? यस, ये 2026 के एग्जाम से पहले तो 2026 तो बहुत है, अभी कहां आप हैं, अभी
2026 तो मेरे ख्याल से इतना समय तो कम है जीवन में, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 2026 का एग्जाम कहां अक्टूबर सितंबर में होगा और ये कोर्स अपना दिसंबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा। पिछली बार थोड़ा सा सेशन मेरा लंबा रहा था क्योंकि कुछ बाधाएं आई थी, लेकिन 4 महीने में बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेहा पूछ रही है कि सर एडमिशन फीस कितना है। ये आपको केजीएस के वेबसाइट पे जाइए, वहां ये सारी बातें आपको दी हुई हैं, वहां आप देख सकते हैं। अर्चना सिंह यस। अंश। हिमांशु सर प्लीज, हाँ बताइए हिमांशु क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। तो एक तो ये भी होगा इसमें, ये पेपर जो टेस्ट सीरीज है, तो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने कहीं भी कोचिंग ले रखा है, पहले से पढ़ लिया है, उन सबको मैं टेस्ट सीरीज के लिए इनवाइट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज में आइए और अपने को अपडेट करिए, मेरे साथ जुड़कर अपनी एक बार फिर से टेस्ट सीरीज के जरिए अपने पूरे हिंदी का एक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनर्मूल्यांकन, एक रिवीजन आप फिर से कर सकते हैं, और ये भी एक ढंग से क्लास की तरह होगी। ठीक है ना। सर क्लास ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन? ये क्लास ऑफलाइन होगी मुखर्जी नगर में, जो सेम आपको ऑनलाइन पे भी अवेलेबल होगी। सर 2026 में एग्जाम दूंगे, तैयारी अभी से शुरू जीएस की एग्जाम। यस, अगर 2026 में देना है तो बहुत कम समय है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और खासकर तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले मेंस फिर इंटरव्यू। जो लोग तब प्रीलिम्स, जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी किए बगैर केवल प्रीलिम्स पे फोकस हैं, उनको बार बार कुआं खोदना और बार बार पानी पीने वाली स्थिति होगी। हर बार कुआं खोदेंगे, हर बार पानी पिएंगे, फिर कुआं सूख जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप एक बार अच्छे से मेंस की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद प्रीलिम्स को पढ़िए। मेंस पढ़ने से एक नजरिया बनता है, आपका दृष्टिकोण बनता है, पूरे विषय को ओवरऑल समझते हैं आप। कभी भी ये गलती मत कर दिए। सर ऑप्शनल की क्लास ऑफलाइन नहीं चलती है? चलती है, ये क्लास ऑफलाइन है मुखर्जी नगर में, वही तो मैं कह रहा हूं। कहां है आप सब लोग, ध्यान नहीं दे रहे। सर ऑप्शनल की क्लास ऑफलाइन, यस, तो ये क्लास ऑफलाइन चलेगी। इसी क्लास को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं आ सकते, क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। एक लास्ट बात और मैं कहना चाहूंगा अपने पूर्व छात्रों के लिए जो मुझसे पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी सूचना है, वो भी मैं दे दूं कि जितने जितने भी पूर्व छात्र हैं, छात्र और छात्रा दोनों के लिए ये सूचना है कि आप सभी निःशुल्क टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन सब के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज है ये। निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रहा है 10 जून से। तो जो लोग भी मुझे पढ़ चुके हैं और मुझे सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं बता दूं कि आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 10 जून से। जो टेस्ट सीरीज पेड है, नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये निःशुल्क होगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको मुखर्जी नगर सेंटर पे आके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, तो आप हो सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? नौ कुछ, अगर आपने सिविल सर्विसेज को अपना अल्टीमेट गोल बनाया है तो आप ह्यूमैनिटीज के पेपर रखिए, मानविकी विषयों को रखिए, उसमें हिंदी रखिए, इतिहास रखिए, समाज शास्त्र या ऐसे विषय रखिए। ठीक है ना। कहां पे मिलेगा आप कह रहे हैं? ये हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए, सारा डिटेल मिलेगा, वहां मिल जाएगा। सर मैं 2028 में दूंगा तो क्या ये बेस्ट है? बिल्कुल यश कुमार, 2028 में अटेम्प्ट देना है तब तो आपके लिए पूरा एक सुनहरा मौका है, आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी सोचा है तो आपके लिए तो बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से, प्रैक्टिस, तैयारी खूब बढ़िया से पढ़ना,
क्योंकि प्राय सिविल सर्विसेज में यह भी एक कठिनाई है, और खासकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में, कि वो एकदम लास्ट में निर्णय करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद एकदम हनुमान जी की तरह कूद जाते हैं, जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में कूद गए थे अचानक। इसलिए मैं कहूंगा कि यदि आप रणनीति बनाकर पहले से तैयारी करें ग्रेजुएशन के पहले साल में, और लगातार करंट अफेयर्स, जीएस को, ऑप्शन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगा, बल्कि एक नहीं दो बातें कहना चाहूंगा अंत में, और इसी से मैं अपनी बात फिनिश करूंगा, कि दो बातें ध्यान रखिए। अपनी तैयारी की रणनीति में हमेशा शुरुआत मुख्य परीक्षा के सिलेबस से करिए, प्रीलिम से नहीं, मुख्य परीक्षा के सिलेबस से। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, साल भर 2 साल प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पढ़ते रहते हैं, सारी ऊर्जा अपनी खपा देते हैं, और जब मुख्य परीक्षा का मौका आता है, पास कर जाते हैं प्रीलिम्स, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं। इसलिए मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी करें, नंबर 1। और नंबर 2, रोज लिखिए, 2, 4, 5 पेज रोज लिखिए। अगर कॉपी में नहीं लिख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे लिखिए। जिसको लिखने आ गया उसकी सफलता सिविल सेवा में तय है। जिसको लिखने नहीं आता, जो लिखना नहीं सीखना चाहता, उससे मेरी सलाह यह है कि वो सिविल सेवा परीक्षा छोड़ दे, किसी और परीक्षा की तैयारी करे, उसका होने वाला नहीं है। जिसको लिखने आ जाएगा वो इस एग्जाम में आसानी से सफलता हासिल कर सकता है, अच्छे रैंक हासिल कर सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सब लोग पहले से ही अपनी कमियों पर नजर रखिए और खूब अच्छे से तैयार करिए। बहरहाल मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। कुछ आपके जरूरी सवाल हो तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बात कह दी है। हिंदी साहित्य के बारे में आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी दी है, और मुझे उम्मीद है कि हिंदी साहित्य के प्रति आपकी थोड़ी समझ बनी होगी। फिर आप सेमिनार में आएंगे तो और समझ बनेगी। और वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य की सफलता, हिंदी साहित्य की लोकप्रियता असंदिग्ध है, बिल्कुल। और ज्यादातर अभ्यर्थी हिंदी साहित्य का चयन करते हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर हिंदी साहित्य रखने का निर्णय करते हैं तो आप कभी भी घाटे में, नुकसान, पश्चाताप, ग्लानि में कभी नहीं रहेंगे। आपको हमेशा ये महसूस होगा कि मैंने जीवन में जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय लिया। प्राय हिंदी साहित्य रखने वाले लोग विषय छोड़ते होते नहीं है। दूसरे विषय में तो लोग छोड़ के फिर चेंज भी कर लेते हैं, हिंदी साहित्य में लोग चेंज नहीं करते। तो अगर आप हिंदी साहित्य रखते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आएगा और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। मेरे साथ आप बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी कर सकते हैं। सर, आरती शर्मा पूछ रही है कि सर ऑफलाइन क्लास बेटर है या ऑनलाइन? डेफिनेटली ऑफलाइन क्लास बेटर है, नो शक, नो डाउट। ऑफलाइन क्लास में हम आमने सामने होते हैं, रूबरू होते हैं, 2-4 होते हैं, और हम जब आमने सामने होते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है, अगर मैं कहूं तो। क्योंकि ऑनलाइन तो उनके लिए है जो दिल्ली से दूर है, नहीं आ सकते, व्यवस्था है उनकी। वरना ऑनलाइन तो ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑफलाइन का अलग ही पढ़ने पढ़ाने का जो काम है, इसमें आमने सामने जब संवाद होता है, बातचीत होती है, तो ज्यादा लाभ मिलता है। बट सर हम तो ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट। हाँ ठीक है आरती शर्मा, अब आपकी व्यवस्था है, मजबूरी है, आप नहीं आ सकती। वरना मैं तो चाहता हूं कि आप दिल्ली आए, लेकिन नहीं आ सकती तो चलेगा। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं क्लास, ठीक यही क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो आपको ये क्लास बिल्कुल लाइव ही लगेगी, बासी नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे मैं आपसे संवाद कर रहा हूं ऐसे ही क्लास में संवाद करता हूं, और यही क्लास आपको ऑनलाइन मिलती है। यस, मोहम्मद हसन खान, गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, लौकुश, बिल्कुल। डेफिनेटली सर, वन डे। यस आरती शर्मा, जरूर आइए, और इंटरव्यू के लिए तो यूपीएससी में आना ही पड़ेगा दिल्ली।
अगर अभी नहीं आए तो उस टाइम तो दिल्ली आएंगे ही, दिल्ली आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। सर 2026 का बैच तो अभी आया है। हाँ, अभी 2026, 25, 26 के लिए बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए, इंडियन, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई ऐसे सवाल आपके हैं, जिज्ञासा है किसी का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और ऐसा अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और कोई डाउट है या कुछ और सवाल आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर हिंदी ऑप्शन का हिंदी साहित्य का क्या है? शेयर इतिहाद त्रिपाठी, अच्छा, ओके। विश्वनाथ त्रिपाठी का बुक पढ़े पढ़े थे अंश। हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है और इतनी पतली है, कम है, और उसी में हिंदी साहित्य की इतिहास की पूरी समझ हो जाएगी। सर इसमें व्याकरण नहीं पढ़ना है, यस, फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य में थोड़ा व्याकरण की समझ है चाहिए, लेकिन व्याकरण का वैसा व्याकरण यहां नहीं पढ़ना है कि संज्ञा सर्वनाम के भेद, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब नहीं है उतना। आपको अलग अलग भाषाओं का जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी, तो उसके व्याकरणिक विशेषताओं को पढ़ेंगे, ज्यादा व्याकरण में नहीं है। और कई बार आप में से कई लोगों को यह भी भ्रम है कि शायद बहुत कविताएं रटनी पड़ेगी, बहुत भाषा शुद्ध, और हमारी भाषा स्पेलिंग या भाषा ठीक नहीं है तो हिंदी साहित्य नहीं रख सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा, कोई डरने की बात नहीं, कोई कविता वविता ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल चीजें, कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं और वो याद हो जाती है। सर जीएस का फाउंडेशन बैच अभी आया है क्या? 2026 की प्री से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा? यस, 1 साल का जीएस का बैच है, पूरा हो जाएगा। सर हमें यूपीएससी कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? लॉ, कुछ इतनी देर से मैं यही तो कहानी दोहरा रहा हूं कि अगर आप विषय का चयन करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का चयन करिए। हिंदी साहित्य सरल है, सहज है, स्कोरिंग है, मजेदार है, मनोरंजन परक भी है, मजा भी आएगा, आपका व्यक्तित्व भी विकसित होगा, आपकी समझ भी बनेगी। सर आपने, अच्छा, भावेश, अच्छा सर पेपर 2 का बुक्स क्या रहेगा? पेपर 2, सर 2 पेपर का बुक्स क्या रहेगा? बुक्स की पूरी लिस्ट रहेगी आपके पास, मैं आपको दे दूंगा, और नोट्स भी अपने रहेंगे। सर हमें यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट, अच्छा सर मैं मेंस का तैयारी कैसे करें? अंकित, मेंस की तैयारी के लिए तो 2-3 बातें हैं, सिलेबस लीजिए, सिलेबस के हर एक पॉइंट पे नोट्स होने चाहिए, तीसरी बात पीवाई की होनी चाहिए, और चौथी बात उस पीवाई क्यूज को पढ़कर, नोट्स पढ़कर पीवाई क्यूज को बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आरती शर्मा, सर हमने हिंदी साहित्य ही लिया है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, धन्यवाद, चलिए थैंक यू आपका। आरती, इंडियन सर लिटरेचर से प्रॉपर आईएएस बनते हैं सर, हिंदी मीडियम के, और दूसरे ऑप्शन से परेशानी है प्रॉपर में। यस, सारे विषय अच्छे हैं लेकिन हिंदी साहित्य ने प्रॉपर आईएएस दिया है, और मैं भी लंबे वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मेरे भी जितने भी रिजल्ट, मतलब इतने रिजल्ट आए हैं उसकी वजह हिंदी साहित्य ही है। शायद अगर कुछ और मैं पढ़ा रहा होता तो शायद पता नहीं क्या होता, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट मुझे आसानी से मिले हैं हिंदी साहित्य की लोकप्रियता और हिंदी साहित्य में अच्छे अंक आने की वजह से। वेद प्रकाश, सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी ऑप्शन रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी रख सकते हैं क्योंकि उनको लिखना पड़ेगा हिंदी में, और बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, दूसरे बैकग्राउंड के लोग हिंदी साहित्य रखते हैं, ठीक है ना, तो रख लीजिएगा। मेरे अभी एक स्टूडेंट, अभी मैं प्रसंग बस बता दूं, अलीगढ़ के जिलाधिकारी हैं संजीव रंजन, अभी वर्तमान में अलीगढ़ के जिलाधिकारी हैं, तो उनका मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य रहा, जब 2 विषय हुआ करता था तब उन्होंने सिलेक्ट हुए वो, तो उनका मैथमेटिक्स और हिंदी साहित्य, और आईआईटीएन है वो, आईआईटीएन है हिंदी साहित्य, और उनका मैथमेटिक्स था, तो आप, और मीडियम इंग्लिश था। मोहम्मद हसन खान, सर वन डे में कौन कौन सा सब्जेक्ट डेली पढ़ना चाहिए?
अब ये तो थोड़ा सा अलग इसमें समय जाएगा, लेकिन एक दिन में 3-4 विषयों को जरूर पढ़िए। मैं आपसे कहना चाहूंगा 3-4 विषयों को, कम से कम 3 खंड तो पढ़ना ही चाहिए। जीएस के 2 और 1 ऑप्शनल का हिस्सा, और एक हिस्सा डेली। ये मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि एक हिस्सा अपने रूटीन का रखिए, टाइम स्लॉट, जिसमें आप प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स का और मेंस का। एक क्वेश्चन मेन का डेली लिखें और 20-50 क्वेश्चन प्रीलिम्स के आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? सर पर भेज नहीं सकते तो अच्छी बुक्स बता दीजिए। फिलहाल तो अंश में ये कहना चाहूंगा कि आप इग्नू की जो बुक आती है, ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी साहित्य का इतिहास, इग्नू की बुकलेट है, वो लेके आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना? और विश्वनाथ त्रिपाठी की जो बुक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं, आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक बता दूं, एक बुक आप ले लीजिए और ये पढ़ लीजिए, आपकी समझ बन जाएगी। फिलहाल आप ये बुक आप पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये एक किताब आप बाजार से ले सकते हैं। ये है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। ये एक बुक आप फिलहाल लेके पढ़ लीजिए आप सब। तो एक बुक ये, बस बहुत कम किताबें पढ़नी हिंदी साहित्य में, ये भी जान लीजिए। और दूसरा, हिंदी भाषा, अगर भाषा पे समझ बनानी हो तो हिंदी भाषा, ये है डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी। ये बुक, ये 2 बुक पढ़ लीजिए तो पूरे फर्स्ट पेपर का काम चल जाएगा। ये 2 बुक पढ़ लिया तो बस, केवल 2 बुक। हिंदी साहित्य में किताबें भी बहुत कम पढ़नी है, याद रखिएगा, अपने नोट से काम चल जाएगा। सर ऑप्शनल में कितनी क्लास होती है? ऑप्शनल में विशाल, ऑप्शनल में मैंने कहा कि 4 महीने की क्लास होगी। ठीक है ना? एक अच्छा वैकल्पिक विषय ही अच्छा रैंक निर्धारित करता है। इंडियन कह रहे हैं, यस, अच्छी बात है, आपने सही कहा। सुधांशु रंजन, सर यूपीएससी में हिंदी ऑप्शनल रहे हैं और हिंदी से हम नेट भी दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है, भारत के माथे की बिंदी है, उसको आगे बढ़ाना है। हमारी अपनी भाषा है और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। सर ये बताइए, आपसे पढ़ने के बाद जो आप क्लास में लिखवाएंगे वो पर्याप्त रहेगा या पीडीएफ भी पढ़ना होगा? मैं क्लास में लिखवाऊंगा वो भी है और पीडीएफ भी आपको पढ़ना होगा, दोनों पढ़ना होगा। बहरहाल मैं आप सबसे अब विदा लेना चाहूंगा क्योंकि समय हो गया है। ये सेशन 2 घंटे का था, तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप सबको मैं अपने क्लास के लिए एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं। आप जरूर हिंदी साहित्य के इस बैच को ज्वाइन करें और मेरे साथ हिंदी साहित्य की तैयारी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और मुझे इतने ध्यान से सुना है। थैंक यू, धन्यवाद।